चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग। जिस प्रकार से हम लोगों ने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब विश्व भूगोल कवर कर चुके हैं, इसके साथ साथ ही अब हम भौतिक भूगोल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोग आपके साथ आ चुके हैं अब क्या लेकर के, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे भाई, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल, ये सब आज की क्लास में करने वाले हैं, तो बने रहिएगा साथ में, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से बताया है, आज हम भौतिक भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे भाई, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक का मतलब कहीं न कहीं से प्रकृति से जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं। भौतिक मतलब प्रकृति, तो प्राकृतिक भूगोल हम लोग बात करेंगे। किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे ब्रह्मांड बना, आज हम लोगों की अपनी औकात समझ में आएगी मेरे भाई। किस प्रकार से ब्रह्मांड में हम कितना बड़ा हिस्सा है, हम अपने को तुर्रम खां समझते हैं ना, वो सब हमें पता लगेगा ब्रह्मांड जब देखेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मेरे भाई किससे बना है? ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं, लगभग 10 की घात, लगभग 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 10 की घात 12, सोच रहे हो मेरे भाई, अरबों में, लगभग अरबों में आकाश गंगाएं मिली हैं। और आकाश गंगाओं में लगभग 10 की घात 12 तारे मिले हैं। तारे समझते हो, जैसे एक तारा सूर्य है हमारा सौरमंडल, एक सूर्य तारा है। इसी प्रकार से पता नहीं आकाश गंगाओं में कितने तारे मिले हुए हैं, ठीक है भाई। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं प्लस अंतरिक्ष से मिलकर बना है जो भी हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। अंतरिक्ष क्या है? जो ब्रह्मांड है, आगे अभी बात करने वाले हैं एकदम फिगर बना करके, ठीक है। उसके बीच में जो स्पेस है वही अंतरिक्ष है। खाली जगह जो है आकाश गंगाओं के बीच, वही हमारा अंतरिक्ष है, ठीक है। इसी से आकाश गंगा और अंतरिक्ष से मिलकर हमारी संपूर्ण सृष्टि बनी है, ठीक है मेरे भाई। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में खाली स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है भाई साहब। चलते हैं आगे की ओर। आज सब हम अपने नोट्स लाए हैं, आपको नोट्स दिखाने वाले हैं भाई। हर चीज नोट्स से पढ़ाते हैं, अपने नोट्स खुद बनाते हैं, वही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हर रोज पीपीटी बनवा लेते हैं, जो भी टेक्निकल टीम है हमारी पीपीटी बनाती है, और उसके बाद आज जो है हम अपने खुद के नोट्स डायरेक्ट इसमें लगा लिए हैं, ठीक है भाई। हर चीज एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा की अगर बात करें, आकाशगंगा गैलेक्सी, इंग्लिश में कहें तो गैलेक्सी, ठीक है। लगभग 10 की घात 12 अरबों में है भाई, अरबों खरबों में ये संख्या, 10 की घात 12 तारों का समूह है ये आकाशगंगा हमारी। और तमाम आकाशगंगाओं से ब्रह्मांड बना है। सोचिएगा हम लोग क्या है ब्रह्मांड में, हम लोग क्या है, एक बिंदु भी नहीं है ब्रह्मांड में, ठीक है मेरे भाई। हमारी आकाशगंगाओं को मिल्की वे कहते हैं, अभी मिल्की वे भी बताने वाले हैं, ठीक है। मिल्की वे, तारा स्टार क्या है, ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनसे बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जैसे सूर्य और ध्रुव तारा चमकते हैं। ध्रुव तारा चमकता है उत्तर दिशा की ओर, सुना होगा ध्रुव तारा, अगर गौर किया हो अपने घर में, मम्मी और पापा जो लोग देखते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो देखते कहते हैं उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा होता है, ठीक है। कभी पूछिएगा उनसे, डिस्कस करिएगा इस बारे में, ठीक है। सप्तऋषि मंडल जो होता है ध्रुव तारे के नीचे होता है, ठीक है। आकाश में आप भी देख सकते हैं ये चीजें जब मौसम साफ हो, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, ठीक। कॉन्स्टिलेशन, ठीक है भाई। कई तारों के समूह को नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, ठीक है। सप्तऋषि ध्रुव तारे के नीचे साइड में होता है। देखिएगा एक बार गौर करके जब मौसम साफ हो, सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ये आपको एकदम वो हम लोग समरी बता रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, आकाश गंगाएं पढ़ेंगे, नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, ये चीज बस आपको एक बार बता रहे, ये पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक, आगे सौर मंडल में क्या है, सूर्य, सूर्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं आपके एसएससी एग्जाम में कि सौर मंडल में कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, तो सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल बनते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड है मेरे भाई, पूरा ब्रह्मांड खगोल एक खगोल है। ठीक है, इन्होंने सामूहिक रूप से खगोलीय पिंड, ठीक है, कहा जाता है इन्हें, इन्हें सामूहिक रूप से ये सब है खगोलीय पिंड है। ठीक मेरे भाई, ये अब सौरमंडल, सौरमंडल हमारी आकाश गंगाओं का एक भाग है, आकाश गंगाओं का। आपको बता दे सूर्य किस आकाश गंगा का भाग है, सूर्य किस आकाश गंगा का भाग है, मिल्की वे अभी बताए थे, मिल्की वे, ठीक है, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। इस प्रकार से एक तो ब्रह्मांड है, अभी आगे बात करने वाले हैं, मिल्की वे एक बार बता देते हैं आपको, इस प्रकार से है, इस प्रकार सर्पीला है, सर्पीला का, ठीक है, इस प्रकार एक, ये सोचिएगा हम कहाँ पर हैं, ये अब आपको एक मिल्की वे दिखा रहे हैं, एक मिल्की, एक आकाश गंगा, ठीक है, ये मिल्की, इसका आकाश गंगा का ये केंद्र है मेरे भाई, ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, और लगभग मानिएगा यहाँ कहीं पर इतना बड़ा सा हमारा सूर्य है, सोचिएगा आप, सोचिएगा एक बारी, इतना बड़ा सा सूर्य है, यही सौरमंडल है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, इतने बड़े। अब पृथ्वी कहाँ होगी, अब सोचिएगा, सौरमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी, सौरमंडल का एक भाग ग्रह पृथ्वी है, सोचिएगा, सौरमंडल तो इतना बड़ा मेरे भाई, सौरमंडल, अब पृथ्वी यहाँ पर कितनी बड़ी होगी सोचिएगा, ये मिल्की वे है, अब तब मिल्की वे आकाश गंगा है, ठीक है, अब सौरमंडल मिल्की वे के परिक्रमण करता है, ठीक, सौरमंडल जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सौरमंडल सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार ये सूर्य जो है, सौरमंडल जो है, ये आकाश गंगाओं के चक्कर लगाता है, इस प्रकार परिक्रमण करता है, ठीक है, ठीक मेरे भाई, चलते हैं आगे। ये मिल्की वे है, तमाम मिल्की वे से हमारा ब्रह्मांड बना है, ये सब हमारी औकात का पता लगा रहे हैं आज की क्लास यही है मेरे भाई, ठीक है, मिल्की वे का हिस्सा है, ये बता दिया मिल्की वे क्या है। चलो भाई आगे चलते हैं, देखिएगा यही सारे नोट्स हैं भाई, इसी से हम बताते हैं आपको, हर रोज यही क्लासेस चलती हैं आपकी, इसी से देखिएगा, हैंड रिटन नोट्स हैं सब, ये मेरी राइटिंग है, राइटिंग तो नहीं अच्छी है, लेकिन देखिएगा हर चीज अपनी मेहनत से लिखते हैं हर चीज, ठीक है भाई। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति चालू करते हैं, कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये कुछ लोगों की सोच है, कुछ लोगों ने परिकल्पना की है, कुछ हमारे जो दार्शनिक हुए हैं उनकी ये सब परिकल्पना है मेरे भाई, ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए ये चीजें हमने लिखी हैं, ठीक मेरे भाई। ये चीज पूछ ली जाती है, ब्रह्मांड की सबसे मान्य जो है वो परिकल्पना कौन सी किसकी मानी जाती है, तो निहारिका, ब्रह्मांड से संबंधित निहारिका परिकल्पना एक याद रखिएगा, ये चीज बता दी आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित परिकल्पना निहारिका परिकल्पना याद करिएगा, ठीक है। इसे वैज्ञानिक थे कांट, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट, और गणितज्ञ लाप्लास सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, पहले सबसे पहले कांट ने इसे दिया था, कांट ने दिया था, इमैनुअल कांट 1755 में, 1755 में, उसके बाद इसमें संशोधन किया लाप्लास ने, ठीक है, पहले तो हम लोग कांट की बात करने वाले हैं। कांट ने क्या कहा था, इमैनुअल कांट जर्मनी के एक दार्शनिक थे, फिलोसफर, ठीक है, ये लोग क्या कहते थे, दिन भर सोचा करते थे ये कैसे पृथ्वी बनी है, कैसे सौरमंडल बना है, ये ब्रह्मांड कहाँ तक है, किस प्रकार से है, ठीक है, ये चीजें बहुत सोची जाती थी, अभी भी जो हमारे भूगोलविद्ता है वो हर चीज सोचा करते हैं, एक नई चीज खोजने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी ही पढ़ाई नहीं करते हैं, सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं, ठीक मेरे भाई। चलते हैं, जर्मनी के दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार 1755 में जो कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बोले ये, इन्होंने क्या कहा, अंतरिक्ष में सूक्ष्म धूल कण हैं, ये धूल कण गुरुत्व बल
से आकर्षित व संघनित होने लगते हैं। इन्होंने कहा, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, आपका पूरा ये सब ब्रह्मांड है। इन्होंने कहा इसमें ये सब, इन्होंने कहा, इमैनुअल कांट ने कहा, इमैनुअल कांट ने कहा, श्रीमान कांट बोले कि इसमें इस प्रकार से धूल कण बहुत दूर दूर ये सब फैले हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, ये धूल कण ये फैले हुए हैं। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे इसमें परमाणु बने, ठीक है, पदार्थ बनना चालू हुए। ठीक, और सूक्ष्म धूल कण, ये धूल कण गुरुत्व बल से आकर्षित हुए, आकर्षित और संघनित होने लगे धीरे धीरे। ये चीज गुरुत्व बल से धीरे धीरे कैसे होगा, इस प्रकार से ये सब इकट्ठा होने लगे और इस प्रकार से इस प्रकार से बड़ा गोला बनाने लगे। गोलक मतलब तारा, तारा टाइप का बनाने लगे। ठीक है, इस प्रकार से आकर्षित होकर। ठीक है मेरे भाई, अंतरिक्ष में धूल कणों का पुंज निहारिका कहलाता है, नेब्यूला। नेब्यूला बनाया इन्होंने, ये आकर्षित हुए, नेब्यूला बना जिसे निहारिका कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर और धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी बनी, सौरमंडल बना, आकाश गंगाएं बनी। इसी प्रकार से ये क्रिया चलती रही। अत्यधिक संकुचन व संगठन से, अत्यधिक संकुचन व संघनन से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, अब लाप्सेस आए, इन्होंने इसमें संशोधन किया। जो इन्होंने कांट, इमैनुअल कांट ने बताया था, उसमें थोड़ा सा इन्होंने संशोधन किया। इन्होंने भी सोचा उसके बारे में। फिर ये 1796 में आए। इन्होंने कहा नेब्यूला जो निहारिका है सिकुड़ रहा था। जो इनके अनुसार नेब्यूला निहारिका उस समय जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, महान विस्फोट से आगे पढ़ने वाले हैं, तब नेब्यूला सिकुड़ रहा था। नेब्यूला के कण आपस में टकराए, नेब्यूला घूमने लगा। नेब्यूला के कण आपस में टकराए और नेब्यूला घूमने लगा। जिस प्रकार से सौरमंडल के चक्कर हमारी पृथ्वी काट रही, जिस प्रकार से सूर्य के चक्कर हमारी पृथ्वी काट रहे, उसी प्रकार से नेब्यूला घूमने लगा। उसी प्रकार से सूर्य घूमा, सूर्य जो मिल्की वे के चक्कर लगाने लगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या सिद्धांत है? ठीक है, द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया, ये चीज देख लीजिएगा जरूर। द्वैतारक सिद्धांत या जेफरी, जेम्स और जेफरी के ज्वारीय सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत। 1917 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, द्वैतारक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा भाई, इन्होंने कहा जो हमारा सौरमंडल है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य इस प्रकार से सूर्य है, इसके पास से कुछ दूसरे बड़े तारे, दूसरे तारे गुजरे। इस प्रकार से तारे गुजर रहे थे मेरे भाई। इस प्रकार से इनका जो सिद्धांत है, ठीक है, कह रहे तारे गुजर रहे थे। ये इन तारों के आकर्षण बल से, इन तारों के गुरुत्वीय बल से जो सूर्य का कुछ भाग, सूर्य का कुछ द्रव्यमान इससे गुरुत्व के कारण खिंच गया इधर की ओर, और जो है ना इसका जो द्रव्यमान निकला बाहर, वो इस प्रकार से छोटा सा द्रव्यमान, छोटा सा हिस्सा सूर्य का, सौरमंडल का निकल गया। और वो क्या हुआ, संघनित होकर के इसके सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगाने लगा सौरमंडल के, तब हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात इन्होंने बताई मेरे भाई। ये बात किसने बताई? ये बात जेफरी और जेम्स के ज्वारीय सिद्धांत या द्वैतारक सिद्धांत से पता लगा। द्वैतारक सिद्धांत, ठीक है मेरे भाई, द्वैतारक सिद्धांत। चलो ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के द्रव्यमान से हुई है। ठीक, अभी बता दिए जिस प्रकार से वो था। ठीक है, सूर्य के पास से कोई विशाल तारा गुजरा, अभी बताए थे ना, उस तारे के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल खिंचाव, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से के कारण सूर्य के बाहरी भाग से पदार्थ खींचा, सूर्य के बाहरी भाग से अभी बताया द्रव्यमान खींचा, वही पदार्थ ठंडा होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गया और सूर्य के चक्कर लगाने लगा मेरे भाई। ठीक समझ में आ रहा है भाई? थोड़ी चीजें आपको ध्यान से करनी होगी, क्योंकि सौरमंडल समझना, ब्रह्मांड समझना इतनी आसान बात तो नहीं है। जो भी सिद्धांत है उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, धैर्य से समझिएगा और क्लास में लगातार बने रहिएगा। ठीक मेरे भाई, ये जब लगातार क्लास करोगे तभी ये समझ में आएंगी चीजें।
हर चीज एकदम बेसिक से कर रहे हैं हम लोग, एकदम समझा समझा कर आपको, ठीक है। सबसे पहले इसे चेम्बरलिन, ये द्वैतारक सिद्धांत जो है चेम्बरलिन और माल्टन ने 19 ईस्वी 19, ठीक है, में दिया था। चलो भाई, चलो भाई आगे इसमें क्या है जी, ये जो नोट लिखा है इसमें सूर्य और दूसरा तारा है, इसलिए इसे द्वैतारक सिद्धांत कहते हैं। बाइनरी थ्योरी, ठीक है मेरे भाई, बाइनरी थ्योरी इंग्लिश में बोले अगर तो बाइनरी थ्योरी कहते हैं। सूर्य और दूसरा तारा, जो सूर्य सौरमंडल सूर्य के पास से गुजर रहे थे, दूसरा तारा, ठीक। चलो भाई आगे क्या लिखा है, आगे हमारे नोट्स में क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई आगे, आधुनिक सिद्धांत। ये तो मान लिया बहुत पहले के सिद्धांत थे, बहुत पहले प्राचीन सिद्धांत, प्राचीन काल में लोगों ने सोचे। अब आधुनिक सिद्धांत क्या आते हैं, आधुनिक सिद्धांत क्या आते हैं, आधुनिक सिद्धांत में सबसे ज्यादा मान्य जो है वो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। आपने नाम तो इसका जरूर ही सुना होगा, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है भाई। ये चीज आपको आज हम बताने वाले हैं, नाम सुना है लेकिन अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। वो जानकारी आज हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं। चलो मेरे भाई, इसका जो सिद्धांत दिया था जार्ज लेमात्रे और एडविन हबल, ये अगर नाम समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ लिख दीजिएगा एडविन हबल, एडविन हबल, हबल। चलो भाई ठीक है, इन्होंने बताया, इन्होंने क्या कहा भाई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने हेतु यह सबसे आधुनिक सिद्धांत है। किसका, जार्ज लेमात्रे और एडविन हबल का, ठीक है। इनके अनुसार जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो सिद्धांत क्या कहता है मेरे भाई, क्या कहता है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 13.8 अरब वर्ष पहले, 13.8 अरब वर्ष पहले, ये संख्या याद रखिएगा। 13 एसएससी में पूछ लेता है कभी कभी, 8 वर्ष पहले एक महाविस्फोट की घटना से हुआ है। इसके सिद्धांत के अनुसार, इसके सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में समस्त ब्रह्मांड एक अत्यधिक सूक्ष्म और असीमित घनत्व वाले, इसका इतना घनत्व, अनंत घनत्व था, इतना, इस प्रकार से अत्यधिक सूक्ष्म, इस प्रकार से जो हमारा ब्रह्मांड था ना मेरे भाई, इनका सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी जो है, उनका मानना है कि ब्रह्मांड कुछ इस प्रकार से था, इतना छोटा सा, अत्यधिक घनत्व था उसमें, अत्यधिक सूक्ष्म था, ठीक है, अनंत घनत्व था। इसकी अगर एक बूंद भी डाल देते ना अपनी पृथ्वी के बराबर, इतना घनत्व था इसमें, वजन होता उसका, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा आगे, इन्होंने क्या कहा, सूक्ष्म व असीमित घनत्व वाले बिंदु से प्रारंभ हुआ, इस बिंदु को सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, इसे, इस बिंदु को सिंगुलैरिटी, एक सिंगल बिंदु है इसीलिए सिंगुलैरिटी या आदिकालिक पदार्थ कहा है, आदिकालिक। इस विस्फोट से ये जो है ब्रह्मांड जब बना ना, इन्होंने कहा पहले ब्रह्मांड एक छोटा सा केंद्र बिंदु था, असीमित घनत्व था उसमें और बहुत सूक्ष्म था, ठीक है। जब ये फटा, जब ये फटा, जब ये फटा मेरे भाई, तब इसमें से तमाम गैसें निकली, तमाम गैसें निकली, फिर गैसें धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित हुई। जब फटेगा तब ऊर्जा निकलेगी, जब कोई भी चीज फटती है तो उससे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा धीरे धीरे पदार्थ में परिवर्तित हुई। अब आपको बता दें इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जब ये फटा, जब ये फटा तो तमाम ऊर्जा निकलेगी मेरे भाई, ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा, वो ऊर्जा धीरे धीरे, वो ऊर्जा धीरे धीरे पदार्थ में कन्वर्ट हुई, किसमें कन्वर्ट हुई, पदार्थ में कन्वर्ट हुई, ठीक है। फिर पदार्थ धीरे धीरे, पदार्थ धीरे धीरे छोटा सा नेबुला बनाया, उसके बाद इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते आकाश गंगाएं भी बनी, इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी बना। चलते हैं आगे, और इन्होंने कहा जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, जब ये ब्रह्मांड फटा, जब ये ब्रह्मांड, जब ये विस्फोट हुआ तो आकाश गंगाएं अब जो है दूर की ओर जाने लगी,
दूर की ओर जाने लगी। इसका प्रेक्षण आप कर सकते हैं एक गुब्बारे से। एक गुब्बारे से जान सकते हैं। मान लीजिए जब गुब्बारा फूला हुआ नहीं है तो सोचिएगा वो ब्रह्मांड है। ठीक है मेरे भाई, ब्रह्मांड है। उस गुब्बारे पर इस प्रकार से बताया आपको। मान लीजिए ये गुब्बारा है, आर्ट तो नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये गुब्बारा है, ठीक मेरे भाई, इस प्रकार से ये गुब्बारा है, ठीक। ये गुब्बारा है और इस पर हम लोग छोटे छोटे टिक लगा दें इस प्रकार से। 2-4 टिक लगाइए इस पर पॉइंट से, ठीक है। फिर उसको फुलाइए, तब आपको पता लगेगा ये जो पॉइंट है, ये इनको आकाश गंगाएं मानिएगा आप, इनको आकाश गंगाएं मानिए। ये जो पॉइंट है ये ब्रह्मांड है, ये आकाश गंगाएं हैं, इनको आकाश गंगाएं मानिएगा। अब गुब्बारे को फुलाइए, जब आप गुब्बारा फुलाएंगे तो उसमें क्या दिखेगा, आप देखेंगे कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक दूसरे से जो है इससे दूर जाते हुए दिखेंगे। आप यही ना पाएंगे, आप यही पाएंगे कि जो है ये जो है आकाश गंगाएं, ये आकाश गंगाएं हमने पॉइंट में मानी है, ये दूर की ओर जाते हुए दिखेंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, जो ये जब फुलाएंगे गुब्बारा तो ये पॉइंट भी बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ब्रह्मांड में क्या है, आकाश गंगाएं दूर की ओर तो जा रही हैं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि इनका जो आकार है वो आकार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये दूर की ओर जा रही है। ठीक है मेरे भाई, समझ लिए गुब्बारे से एकदम बेहतरीन तरीके से। अब आगे क्या है, बिंदु को सिंगुलरिटी या आदिकालिक पदार्थ कहा जाता है। इस विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का सृजन हुआ। मेरे भाई अभी बताए, इस विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का सृजन हुआ। इसके बाद मूल बलों ने जन्म लिया, ठीक है। ऊर्जा, मूल बलों ने, कौन से बल थे, मूल बल कौन से थे, जैसे मूल बल गुरुत्व हो गया, नाभिकीय वो बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, ठीक है, गुरुत्व बल, जिससे चीजें अपनी ओर आकर्षित होने लगी, ठीक मेरे भाई, ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये चीजें बहुत अच्छे से कर ली। अगली स्लाइड में क्या लिखा है, किंतु बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती देने अन्य सिद्धांत भी आए। जब कोई वैज्ञानिक कोई भी खोज या सिद्धांत देता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। दूसरे वैज्ञानिक भी होते हैं, कंपटीटर भी होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी भी इस समय किताब लेके बैठे हुए होंगे, ठीक है, वो भी किसी का लेक्चर देख रहे होंगे, आप भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं। अब पूरा लेक्चर देखिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो इनके सामने एक चुनौती आई, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनको चुनौती दी, कहा भैया बताओ ये सिद्धांत है, इसमें ये भी तो हो सकता है, इसमें ये भी तो हो सकता है। कुछ सुधारने के लिए आते हैं, कुछ अपनी राय देते हैं, ठीक है। ये सब परिकल्पना है, सोच रहे हैं, किसी ने ब्रह्मांड में जाके तो देखा नहीं किस प्रकार से आकाश गंगाएं हैं, ये सब कल्पनाएं हैं मेरे भाई, ठीक है, सब सोच है। वो धीरे धीरे सोच बढ़ रही है, अब और चीजें, नई नई चीजें आ रही। बिग बैंग हुआ, बिग क्रंच सिद्धांत आया। दोलन सिद्धांत में क्या होता है, दोलन सिद्धांत में अब आपको बता दें, दोलन सिद्धांत में दोलन इस प्रकार से लगभग चीजें बराबर रहती, ब्रह्मांड में चीजें संतुलित तो रहती ही हैं। आपने देखा होगा हर चीज पृथ्वी अपने संतुलन में संतुलित है, ठीक है, हर चीज, जलवायु जो भी है, हर इंसान संतुलित रहता है। चीजें संतुलन तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है ब्रह्मांड में जो इसे संतुलित किए रखता है, ठीक है मेरे भाई। तो दोलन का सिद्धांत आया, ठीक है, पल्सिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक मेरे भाई, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। बिग बैंग हुआ, बिग क्रंच का सिद्धांत आया। बिग बैंग मतलब महाविस्फोट, बिग क्रंच का मतलब महासंकुचन। अभी कहा जाता है कि अभी पहले तो कभी 13.8 अरब वर्ष पहले तो जो है बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। अब कुछ समय बाद कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कुछ जो दार्शनिक हैं, उनका कहना है अब बिग बैंग हुआ ना, कभी तो बिग क्रंच भी होने वाला है।
कभी तो बिग क्रंच भी होने वाला है। बिग क्रंच मतलब महासंकुचन, कि ये चीजें जो है जिस प्रकार से विस्फोट हुई थी उसी प्रकार से फिर से सिमट के उसी गोले में आने वाली हैं। तो छोटा सा ब्रह्मांड था, बहुत घनत्व और अनंत घनत्व था उसमें, अत्यधिक छोटा सूक्ष्म था। ठीक मेरे भाई, इस प्रकार से ये सिद्धांत है कि दो अवस्थाएं हैं। बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड का विस्तरण हो रहा है। बिग बैंग के कारण, जो बिग बैंग बताए थे ना, महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड का विस्तरण मतलब विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। तथा विस्तरण के बाद बिग क्रंच के अनुसार, बिग क्रंच के सिद्धांत के कारण हमारे ब्रह्मांड का संकुचन होगा। जब जब आपने सुना होगा, जब कोई भी चीज अपनी चरम सीमा पर होती है तो उसका विनाश तय होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब ब्रह्मांड पूरा एकदम विस्तरित हो जाएगा उसके बाद बिग क्रंच भी होने वाला है, ठीक है। बिग क्रंच भी सोचिएगा, इसलिए धैर्य से चलिएगा, ईमानदारी रखिएगा, एकदम अपने साथ भी ईमानदारी रखिएगा। ये चीजें हैं, ब्रह्मांड का संकुचन भी कभी न कभी होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट। चलो इसके अनुसार ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, इसके अनुसार ब्रह्मांड में स्थिर घनत्व बना रहा है। इस ब्रह्मांड में स्थिर घनत्व बना रहा, जिसमें नया पदार्थ, तारे व आकाश गंगाएं उसी दर से सृजित होती हैं। इन्होंने कहा ये जो स्थिर अवस्था सिद्धांत है, ये इन्होंने कहा जिस प्रकार ये जैसे ब्रह्मांड है, इसका केंद्र था ये। जब ये विस्फोट हुआ, इसमें जो भी आकाश गंगाएं बनी, जिस प्रकार से अभी गुब्बारा का उदाहरण लिए थे हम लोग, गुब्बारा का एग्जाम्पल लिए थे। इन्होंने कहा कि गुब्बारा की जो आकाश गंगा हमने बिंदु गुब्बारा पर खींचे थे, जितने वो दूर जा रहे हैं, एकदम जब दिखाई देना बंद हो जा रहे हैं, उसी प्रकार नए जो वहां पदार्थ हैं, नए धूल कण है, वो एक बार गुरुत्व के कारण मिलकर वो फिर से एक नई आकाश गंगा बना दे रहे हैं। यही सिद्धांत है इसका, कि वो आकाश गंगा है, जो आकाश गंगा गायब हो जाती है, जो मतलब ना दिखती नहीं है, उसके बाद नई आकाश गंगा तैयार हो जाती है उसी पदार्थ से, ठीक है मेरे भाई। ब्रह्मांड में स्थिर घनत्व बना रहता है, जिसमें नया पदार्थ, तारे व आकाश गंगाएं उसी दर से सृजित होते हैं, जिससे नया पदार्थ अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विलुप्त प्राय हो जाता है। जो आकाश गंगाएं हैं विलुप्त प्राय, लगभग दिखती नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पर क्या सिद्धांत है, ये सौरमंडल दिख रहा है, ये सौरमंडल दिख रहा है। पहले आगे देख लेते सौरमंडल की बात, अब करने वाले हैं सौरमंडल। ये यहाँ पर हम लोग सौरमंडल की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में देख रहे थे, ब्रह्मांड के जो भी जिसने सिद्धांत दिया वो चीजें कर रहे थे, ठीक मेरे भाई। अब चलते हैं सोलर सिस्टम, जो जिसमें अपनी पृथ्वी भी पढ़ेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम, सौरमंडल, ठीक मेरे भाई। सूर्य के बारे में जानकारी करेंगे। सूर्य, ये सौरमंडल है मेरा, ये सौरमंडल है, ये सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य है, ये सूर्य है मेरे भाई, ठीक है। ये सूर्य है, इसे इस प्रकार से, ये सूर्य है भाई। जरा देखना, उठना भाई। ये चीज जो क्या हुआ इसमें, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। यहाँ से, ये से, ठीक है भाई, आ जाइए भाई। सॉरी इसके लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक मेरे भाई। ये जो चीज है, ये हमारा सूर्य दिख रहा है। सूर्य के नजदीकी के क्रम, दूरी के बढ़ते हुए क्रम में, ये जो हम ग्रह अगर देखें, सबसे पड़ोस में सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, मरकरी, ठीक है। इंग्लिश में बात करें, इसकी जो है अंग्रेजी में भी देखिएगा मेरे भाई, ये मरकरी पूछ लिया जाता है बुध। हिंदी के पेपर में भी बुध की जगह मरकरी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें जरूर देखिएगा, बुध, मरकरी, ठीक है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है, ठीक है भाई। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है भाई। इसके बाद मंगल है, इसके बाद दूरी के बढ़ते क्रम में देख रहे हैं हम लोग, दूरी के बढ़ते क्रम में पहले बुध हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी,
फिर मंगल, फिर उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति और मंगल के बीच एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स मतलब धूमकेतु जो होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स, इन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स को क्या कहते हैं मेरे भाई? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ये पूछ लिया जाता है, ये क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्रह हैं उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। फिर मंगल के बाद दूरी के बढ़ते क्रम में बृहस्पति आया, जिसे जुपिटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शनि आया। ये जो ग्रह हैं, ये जो जो हमने बताए थे जो क्षुद्र ग्रह हैं, इसके बाद में जो ग्रह हैं ये गैसों से बने हुए ग्रह हैं। ये यहाँ पर घनत्व बहुत कम है, घनत्व बहुत कम है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में आता है अरुण, उसके बाद में वरुण, ठीक है। ये दूरी के बढ़ते क्रम में हुआ, पहले बुध, ठीक है, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। उसके बाद में प्लूटो पहला ग्रह था, लेकिन 2000 खगोल शास्त्रियों की 2006 की बैठक में इसे बौना ग्रह नहीं कहा, इसे बौना ग्रह कहा जाने लगा। पहले इसे ग्रह 9 ग्रह माने जाते थे मेरे भाई, कितने? 9 ग्रह, लेकिन अब सूर्य के 8 ही ग्रह कहे जाते हैं। प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो को अब बौना ग्रह नाम दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सौरमंडल जो देख लिया है, सौरमंडल जो देखा है, इसमें अब इसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से हमने सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में जो ग्रह हमने किए हैं वो एक बारी यहाँ लिखते हैं मेरे भाई, लिखेंगे, चलिएगा लिखें साथ साथ, आप भी कॉपी में लिखिएगा ताकि याद हो जाए। लिखिएगा, पहले तो बुध था, बुध था मेरे भाई, बुध के बाद में क्या था? बुध को मरकरी कहते हैं, क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में शुक्र था, शुक्र था, शुक्र को वीनस कहते हैं, ठीक मेरे भाई। इसके बाद हमारी पृथ्वी माता थी, इसके बाद पृथ्वी थी, पृथ्वी अर्थ, अर्थ, ठीक मेरे भाई। चौथे नंबर पर हम लोगों ने मंगल देखा है, चौथे नंबर पर मंगल देखा है। मंगल मतलब मार्स, मार्स। एलन मस्क जो है मार्स पर जाने की अपनी जो है कुछ चीजें तैयार कर रहा है, एकदम तैयारी है दूसरे ग्रह पर रहने की मेरे भाई, ठीक है। पृथ्वी मंगल हो गया, इसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हमने क्षुद्र ग्रह बताया ना, इसके मंगल के बाद बृहस्पति हो गया मेरे भाई, बृहस्पति, बृहस्पति हो गया। बृहस्पति को कहते हैं क्या? जुपिटर, जुपिटर, क्या कहते हैं मेरे भाई? जुपिटर, चलो ठीक है। इसके बाद में आता है, बृहस्पति के बाद में आता है शुक्र, सॉरी शुक्र नहीं, शनि, शनि, शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न, सैटर्न। शनि को कैसे याद करोगे? जैसे शनिवार को क्या कहते हैं? सैटरडे, शनिवार को सैटरडे, तो सैटर्न याद करिएगा, ठीक मेरे भाई। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है अरुण और फिर वरुण, ठीक है, अरुण और फिर वरुण। चलते हैं, आप देखते हैं, थ्योरी पढ़ें एकदम। अरुण और वरुण पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण बर्फीले हैं, एकदम ठंडे ग्रह हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है? सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है? अरुण, ठीक मेरे भाई। सूर्य, सूर्य और मंडल का केंद्र है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य में सौरमंडल का 99% द्रव्यमान जो है, जो सौरमंडल का है, आप सोचिएगा, सौरमंडल का 99% से भी ज्यादा, 99% से भी ज्यादा जो द्रव्यमान है वो सूर्य में ही, सौरमंडल का जितना भी द्रव्यमान है सूर्य में 99% से ज्यादा है, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका द्रव्यमान लगभग 1% है, ठीक मेरे भाई। ये
ये जो सूर्य है अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, सूर्य भी तो घूम रहा है। देखो ऐसा है, जो सूर्य के ग्रह हैं पृथ्वी, ये जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अरुण वरुण ये सब देखें, ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी उसी प्रक्रिया द्वारा निकला है जिस प्रक्रिया से ये ग्रह निकले हैं, ठीक है। तो सूर्य भी आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, अभी मिल्की वे देखे थे मेरे भाई, ठीक है, उसके चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार मिल्की वे भी ब्रह्मांड के चक्कर ही लगा रहे हैं मेरे भाई। ये भी हर जितने भी है नो ब्रह्मांड में चीजें सब घूम रही हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सूर्य भी अपने अक्ष पर 25 दिन में बहुत तेज घूमता है, 25 दिन में चक्कर लगा लेता है। अब पृथ्वी अपनी कितने दिन में, लगभग 1 महीने में, ठीक मेरे भाई। वह ये परिक्रमण भी करता है, किसके परिक्रमण करता है, परिक्रमण किसका कहता है, मिल्की वे या आकाश गंगा, ठीक है मेरे भाई। मिल्की वे को हिंदी में कहेंगे अगर तो दुग्ध मेखला या मंदाकिनी। इसका व्यास लगभग 13.92 लाख किलोमीटर है, ठीक है। व्यास है जो उसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन व हीलियम गैस से बना है, इसका जो केंद्र है उसमें हीलियम गैस भरी है मेरे भाई। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन कैसे, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो क्या बना, हीलियम बना मेरे भाई। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है। हीलियम जब बना मेरे भाई तो बहुत ऊर्जा उत्सर्जित हुई। जब जो हाइड्रोजन जब संलयन करते हैं, संलयन मतलब परमाणु के जो नाभिक होते हैं एक में मिल जाते हैं, तब संलयन की क्रिया होती है और उसमें बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो सूर्य के में ऊर्जा उत्पादन है वो नाभिकीय है, जो भी सोर्स है ऊर्जा उत्पादन का वो नाभिकीय संलयन क्रिया है, ठीक है। सूर्य के भाग है, कोर, रेडियोएक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, फोटोस्फीयर, ठीक है, क्रोमोस्फीयर। अब कोरोना ये जो है ना, कोरोना द्रव्यमान परत, ये दृश्यमान परत है मेरे भाई, ये दृश्यमान। ये फोटोस्फीयर है, सबसे बाहरी परत है, लगभग सबसे बाहरी परत है सूर्य की। उसके बाद में सूर्य लगभग ये है, मान लिया ये सूर्य है, इसकी ये परत, ये जो है ये है हमारी ये फोटोस्फीयर, ठीक है, फोटोस्फीयर। और लगभग इस प्रकार से ये परत, ये इसे कहते हैं कोरोना मेरे भाई, कोरोना, ठीक है, कोरोना, ठीक है, ये वाली परत। चलो भाई, ठीक, बाहरी परत हो गई। ये दृश्यमान है, ये जो फोटोस्फीयर है ये दृश्यमान है। चलते हैं आगे की ओर। कोरोना बाहरी परत सूर्य के बाद दिखाई देता है, ठीक है। जो वो सूर्य ग्रहण होता है ना, कोरोना उसके बाद दिखाई देता है। आसमान साफ हो और हम लोगों को दिखाई दे सकता है, ठीक है भाई। ग्रह, अब बात करने वाले हैं ग्रह, सौरमंडल के ग्रह, ठीक। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह बात कर चुके हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। भीतरी ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह बताए थे ना, क्षुद्र ग्रह के अंदर की ओर लगभग सूर्य के समीप वाले जो 4 ग्रह हैं उन्हें भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बुध आता है, बुध, मरकरी, वेनस, ठीक है, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये आते हैं। शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आते हैं भीतरी ग्रह में, ठीक है, इनर प्लैनेट्स, पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये ग्रह लगभग चट्टानी और सूर्य के पास स्थित है। ये जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी में चट्टान पाए जाते हैं उसी प्रकार लगभग ये ग्रह चट्टानी ग्रह हैं, ठीक है। मंगल में तो हर चीज है, ठीक है, पृथ्वी भी है, पृथ्वी बता रहे, चट्टान, पर्वत, पठार सब है मंगल में। यहाँ लाल जो है ना, यहाँ आयरन की मात्रा बहुत है, कहा जाता है यहाँ
आयरन की मात्रा बहुत है, इसीलिए इसे मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। ठीक है। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह कहते हैं। अपनी पृथ्वी जो है इसमें इतना जल है, इसे नीला ग्रह कहते हैं ना। 71% जल है पृथ्वी पर, 71% जल है। ठीक है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक मेरे भाई, इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक। बुध को क्या कहते हैं? इसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं पृथ्वी का। ठीक मेरे भाई। और बाहरी, ये जो बाहरी है, बाहरी ग्रह हैं जो सौरमंडल से लगभग सूर्य से दूर है, इसीलिए इन्हें बाहरी ग्रह भी कहते हैं। बाहरी ग्रह है क्षुद्र ग्रह के बाद में। क्षुद्र ग्रह भी बताया ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले, सूर्य से लगभग ये दूर होते हैं, इसीलिए बाहरी ग्रह कहते हैं। ये ग्रह अभी बताए थे गैसीय होते हैं। इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जेवियन के नाम पर पड़ा जोवियन ग्रह। ठीक है। इसमें आता है बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, वरुण नेपच्यून और यूरेनस, अरुण। ठीक मेरे भाई। ये ग्रह गैस व बर्फ से बने हैं। ये ग्रह गैस व बर्फ से बने हैं और आकार भी जो इनर प्लैनेट्स थे, जो भीतरी ग्रह थे, उनसे आकार इन ग्रहों का बड़ा है मेरे भाई। ठीक है। ये जो है ये ग्रह अत्यधिक ठंडे हैं। ये ग्रह हैं अत्यधिक ठंडे हैं मेरे भाई, अत्यधिक ठंडे, क्योंकि सूर्य से दूरी ज्यादा है। सूर्य से दूरी ज्यादा है। ठीक है, ठंडे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे अब एक एक ग्रह की विशेषता देखेंगे। क्या बात है इसमें, क्या विशेषता है इनकी। सबसे पहले सूर्य के बगल में जो देखा था, सूर्य के पड़ोस में सबसे बृहस्पति, मरकरी, या सूर्य के सबसे समीप है, या सूर्य के सबसे समीप अभी बताए थे। ठीक है। या सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है तथा इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है मेरे भाई। ठीक। ग्रहण जो इसमें सॉरी घूर्णन जो है, घूर्णन, ये लगभग 176 दिन में धीमा घूर्णन करता है। ठीक है, 176 दिन में घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। ठीक है। लेकिन परिक्रमण जो करता है, सूर्य का एक चक्कर लगभग 88 दिन में लगा लेता है। सूर्य का एक चक्कर, देखो घूर्णन और परिक्रमण में अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है भाई। घूर्णन और जो घूर्णन और परिक्रमण है, उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आइएगा, आज आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है भाई। क्या? घूर्णन। घूर्णन, घूर्णन वो होता है, घूर्णन जो होता है, घूर्णन वह है जैसे, जिस प्रकार से, जैसे कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, कोई चीज, कोई वस्तु, वस्तु या ग्रह कहते हैं, कोई ग्रह अपने अपने अक्ष पर, अक्ष पर घूमता है, घूमता है। ठीक है। अब परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण जो है, जो सूर्य के चक्कर लगाए, जो अपने जो उसका केंद्र भाग है उसके चक्कर लगाए, जैसे सूर्य परिक्रमण। परिक्रमण देखें, अगर परिक्रमण देखें मेरे भाई, परिक्रमण क्या है? परिक्रमण, तो आप आज से आपका ये कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगा। परिक्रमण और घूर्णन का, ये जो है, ये परिक्रमण जो है किसी अपने केंद्रीय, जो है अपने, कोई ग्रह, कोई ग्रह नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं, कोई ग्रह अपने केंद्रीय ग्रह का, अपने केंद्रीय ग्रह के, केंद्रीय ग्रह के चक्कर लगाए। ठीक है मेरे भाई, चक्कर लगाए, लगाए, लगाए। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। घूर्णन, कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है। एज्यूम करिएगा हमारे हाथ में ये ग्लोब है, ग्लोब है तो नहीं मेरे भाई,
लेकिन सोचिएगा ग्लोब आप लीजिएगा, जो नहीं वो रखने वाला टेबल पर, रखने वाले टेबल पर ग्लोब जो होता है, ठीक, उसे लीजिएगा हाथ में, और जो उसमें जो निप होती है, जो जिससे वो पृथ्वी टंगी होती है, उसमें घूमती है, उसी पर, उसी उसे अक्ष मान लीजिएगा, उसे अक्ष मान लीजिएगा और उसे ग्लोब को घुमाइएगा। जब एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे घूर्णन। अब परिक्रमण पृथ्वी मान लीजिए सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। तो ठीक है भाई, 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो ये परिक्रमण हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं इसमें आगे की ओर। आगे धीमा इसका घूर्णन, घूर्णन है इसका जो धीमा है, लेकिन परिक्रमण है 88 दिन में करता है। वहीं घूर्णन अपने अक्ष पर 176 दिन में घूमता है। इसका तापमान दिन में, जो ये एक ऐसा ग्रह है, इसमें जो तापमान में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। दिन के तापमान और रात के तापमान में जो अंतर पाया जाता है, वो सबसे ज्यादा बुध पर ही पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज पूछी जा सकती है आपसे कि सबसे ज्यादा जो दिन और रात में परिवर्तन तापमान में होता है वो किस ग्रह पर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बुध ग्रह पर। ठीक मेरे भाई, इसमें दिन के समय लगभग 427 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, रात का तापमान नेगेटिव में पहुंच जाता है। ठीक मेरे भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। शुक्र जो है सूर्य से सेकंड नंबर पर दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से। ठीक है, इसे वीनस इंग्लिश में कहते हैं। इसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। इसे सूर्य का, यह सबसे गर्म ग्रह है। अभी हमने बात की बुध की, तो उस पर दिन में जो तापमान पहुंचता है 427 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 475 डिग्री सेल्सियस है मेरे भाई। ठीक है, क्या है? 475 डिग्री सेल्सियस है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। यहाँ 475 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, क्योंकि हरित ग्रह गैसीय वायुमंडल है, या हरित ग्रह गैसीय वायुमंडल जिसमें CO2, CH4, H2SO4, CO2 भी गर्म गैस होती है। CH4 ये भी CO2 से ज्यादा मीथेन जो होती है हानिकारक होती है, ज्यादा गर्म होती है मेरे भाई। ठीक है, सबसे चमकीला सूर्य प्रकाश का परावर्तन, इसका जो सबसे चमकीला ग्रह यही है ना मेरे भाई, जो है शुक्र। जो ग्रहों में जो चमक होती है वो किस कारण होती है, आपसे पूछा जा सकता है। जो ग्रहों में चमक होती है, ग्रहों में चमक होती है, ग्रहों में चमक जो होती है, चमक होती है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण मेरे भाई, परावर्तन के कारण सभी ग्रह लगभग चमक रहे हैं मेरे भाई। आपको नहीं लगता है पृथ्वी चमक रही? जिस प्रकार से हम लोगों को चंद्रमा दिखता है चमकता हुआ, उसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं, उसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं, तो हमारी पृथ्वी भी हमें उसी प्रकार से चमकती हुई दिखेगी। ठीक है मेरे भाई, सबसे चमकीला सूर्य का प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है भाई, यह एक ऐसा ग्रह है जिसके दिन और रात, जिसमें दिन की अवधि वर्ष की अवधि के से बड़ी होती है, वर्ष की अवधि से लगभग बड़ी होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ दिन की अवधि इतनी है, जैसे अपनी पृथ्वी पर जितना वर्ष होता है, वहां यहाँ उतना तो यहाँ दिन की अवधि उससे ज्यादा होती है। ठीक है मेरे भाई, लगभग। यह ग्रह अपना घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, दक्षिणावर्त पूर्व से। ये इसकी विशेषता याद करिएगा। हमारी पृथ्वी जो है, बाकी लगभग सभी ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं मेरे भाई। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे ये अक्ष है पृथ्वी का, ये इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस प्रकार से। ठीक मेरे भाई, इस प्रकार ये तीर लगा है। ठीक है, ये इस प्रकार से। लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो इस प्रकार से घूर्णन करता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, पूरब से पश्चिम की ओर। ये विशेषता याद करिएगा इसकी। ठीक है, ये दक्षिणावर्त करता है। ठीक है, यहाँ दिन जो है
दिन जो है 243 पृथ्वी के दिन के बराबर होता है। यहाँ जो दिन है ना, दिन एक दिन होता है 243 पृथ्वी के दिन, बस 225 पृथ्वी के दिन, ठीक है। बस पृथ्वी की बहन व पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसे। अभी बताए थे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये चीज याद रखिएगा भाई शुक्र के बारे में, ठीक। ये पूछी जा सकती है आपसे, ठीक। चलते हैं आगे, अब मंगल की बात करते हैं। पृथ्वी नहीं करा भाई, पृथ्वी नहीं देखा ना। पृथ्वी शुक्र के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तो आने वाली है, तो पृथ्वी के बारे में दो चार बातें लिख लीजिए, दो चार बातें लिख लीजिए। पृथ्वी तो एकदम बेहतरीन तरीके से अभी करने ही वाले हैं पृथ्वी के बारे में, कल परसों बात, ठीक है। तो इसीलिए स्किप करा है। अपनी पृथ्वी को ये तो पता ही है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है भाई साहब। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जल है। सिर्फ पृथ्वी सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, जहाँ मानव रहता है, जहाँ जीव जंतु रहते हैं। बाकी ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ जीवन पाया जाता हो, ठीक मेरे भाई, ठीक है, ठीक। इसे लाल ग्रह कहते हैं। अभी बताए थे ना, यहाँ आयरन बहुत होता है, आयरन के कारण इसकी जो है जो परत है लाल है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। किसे? मंगल को, ठीक। शैल संरचना, नदी व घाटियां, पर्वत श्रेणी पृथ्वी जैसी है यहाँ, ठीक है। फिर कहोगे भाई इस पर कोई रहता क्यों नहीं है? कुछ चीजें हैं, जिस प्रकार से वायुमंडल है, वहां का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में ठीक नहीं है, जलवायु नहीं ठीक है। वहां किसी ग्रह पर तो ठंडी ज्यादा, तो किसी पर गर्मी ज्यादा। और पृथ्वी ही एक ऐसा संतुलित ग्रह है जिस पर हर चीज लगभग सही है, जीवन संभव है, ठीक है। इसी कारण इस पर मंगल पर नहीं रहा जाता है, ठीक मेरे भाई। लेकिन कुछ समय में चीजें संभव बनाई जा सकती हैं, ये दार्शनिकों की सोच है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ भारत में, सॉरी, अपने भारत में बता रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते हैं ना, ज्वालामुखी फटते हैं, पर्वत बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत पढ़े हैं ना हम लोग विश्व इतिहास जब, सॉरी, विश्व भूगोल जब पढ़े हैं, तो उसमें ज्वालामुखी की बात की है। लेकिन अब विस्तार से कल की और परसों की क्लास में ज्वालामुखी फटना पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा लगातार डेली क्लास में, ठीक मेरे भाई। यहाँ जो है सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर, ठीक मेरे भाई। पृथ्वी पर तो बहुत छोटे छोटे समझ लीजिएगा, यहाँ सबसे ऊंचा है। पृथ्वी पर भूकंप तथा मंगल पर मंगल कंप आता है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसी प्रकार अर्थक्वेक आता है पृथ्वी पर, उसी प्रकार मार्स क्वेक आता है कहाँ? मंगल पर मेरे भाई। मंगल पर मंगल कंप आता है। इसका घूर्णन लगभग 24 घंटे का है, लगभग पृथ्वी के बराबर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस ग्रह का घूर्णन लगभग पृथ्वी के बराबर है? तो आप कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? मंगल ग्रह, ठीक मेरे भाई। आगे बात करने वाले हैं बृहस्पति की। यह सबसे बड़ा ग्रह है, यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे गैसीय दानव भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल तो है यहाँ, लेकिन गैसें बहुत है, गैसों से बना ये है। ये जो ग्रह है गैसों से बना है, ठीक मेरे भाई। लगभग 100 उपग्रह। लेकिन आप लोग लूसेंट वगैरह में पढ़ेंगे, ये नई चीजें हैं, ये नई जो जो नए वो आते हैं प्रेक्षण, उनसे ये 100 उपग्रह हैं। लेकिन आप लूसेंट वगैरह वगैरह या पुरानी किताबों में पढ़ेंगे इसके 53 ही ग्रह हैं, ठीक, 53 ही उपग्रह हैं, ठीक मेरे भाई। ये चीज याद रखिएगा, ठीक मेरे भाई, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। लगभग 100। लेकिन गैनीमीड 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 ये जो बृहस्पति का है सबसे बड़ा
उपग्रह है, बड़ा उपग्रह है, उपग्रह कहा जाता है। ये जो उपग्रह है गैनीमीड जो उपग्रह है मेरे भाई, ये लगभग बुध से भी, बुध अपना एक ग्रह है, ग्रह से भी बड़ा है। ठीक है, ये गैनीमीड उपग्रह है। ठीक, ये लगभग सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, लगभग बुध से जब ग्रह से ही बड़ा है तो सीधी सी बात है ये सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक, यहाँ कुछ मिशन भी भेजे गए हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति की सतह, जो बृहस्पति ग्रह है उसकी सतह जानने के लिए, वहां के वायुमंडल जानने के लिए, वहां के जो उसका जो भी वहां की जलवायु किस प्रकार का क्या सिस्टम वहां है, वो चीजें जानने के लिए यहाँ कुछ जो कुछ हमारे जो है मिशन भेजे जाते हैं। नहीं, जिस प्रकार से पृथ्वी चंद्रमा पर चंद्रयान मिशन भेजे जाते हैं, मंगल पर मार्स मिशन, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ मिशन भेजे गए। कौन कौन से उनका नाम? एक ऑर्बिटर मिशन है, वोएजर 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 मिशन हो गया। ठीक, पायोनियर मिशन हो गया मेरे भाई, पायोनियर मिशन, और जूनो मिशन यहाँ भेजे गए हैं। कहाँ? बृहस्पति पर। ये चीजें याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी सीजीएल वगैरह में पूछी जा सकती है मेरे भाई। एक वर्ष लगभग पृथ्वी के 11 यहाँ जो एक वर्ष होता है वो पृथ्वी के 11.8 पृथ्वी के वर्ष, लगभग सोचिएगा पृथ्वी के लगभग 12 वर्ष कह देंगे। 11.8 है, लगभग पृथ्वी के 12 वर्ष और यहाँ का एक वर्ष, सोचिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर, चलते हैं आगे की ओर बात करते हुए। धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतर करते जा रहे हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ठीक मेरे भाई, चलते हैं। शनि यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक, एक वर्ष, ये चीज याद रखिएगा, शनि जो है शनि का सबसे कम घनत्व है। ठीक मेरे भाई, सबसे कम घनत्व शनि का है। ठीक, एक वर्ष पृथ्वी के लगभग, जो शनि का एक वर्ष होता है पृथ्वी के लगभग 30 वर्ष, सोचिएगा 29.5 वर्ष, पृथ्वी के 29.5 वर्ष और शनि का एक वर्ष मेरे भाई, सोचिएगा। ठीक है, सबसे धीमा परिक्रमण करता है ये, सूर्य का चक्कर सबसे धीमा लगाता है शनि, सबसे हल्का ग्रह व सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, इसके भी लगभग आप ये आधुनिक ये चीजें प्रेक्षण है। ठीक है, उसमें लगभग 140 प्लस उपग्रह बताए जाते हैं, उपग्रह 40 प्लस उपग्रह बताए जाते हैं मेरे भाई। लेकिन आप लूसेंट वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें 63 मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तब उसमें 63 ही उपग्रह मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका जो है शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ये नाम याद रखिएगा। टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जैसे अपनी पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। ठीक मेरे भाई, ठंडे ग्रह अभी बताए थे, अरुण और वरुण, यहाँ H2CH4 NH3 जैसी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी, बुध और शनि, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घनत्व है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, फिर बुध और शनि पर सबसे कम है, इसी प्रकार से। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। कोइपर बेल्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कोइपर बेल्ट क्या है? कोइपर बेल्ट जब सौरमंडल का प्रभाव खत्म हो जाता है, लगभग ग्रह जब खत्म हो जाते हैं अपनी, अरुण और वरुण के बाद की जो इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये सौरमंडल है, इस प्रकार से सौरमंडल है, इस प्रकार ये सब ग्रह चक्र लगा रहे हैं। ठीक, ये सौरमंडल है, इस प्रकार से ये ग्रह हैं हमारे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बड़ा सा सूर्य है मेरा। ठीक है, इस प्रकार से जब इसका प्रभाव लगभग यहाँ पर खत्म हो जाता है वरुण पर, तो इसके बाद की जो एक पेटी है उसे कोइपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइपर बेल्ट मेरे भाई। ठीक है, कोइपर बेल्ट, ये जो इसमें इधर का ये जो क्षेत्र है। ठीक है, एक समय बाद सौरमंडल का जहाँ प्रभाव खत्म होता है
वही पेटी को कुइपर बेल्ट कहते हैं। कुइपर बेल्ट, जैसे कुइपर बेल्ट में कह सकते हैं ये 52 ग्रह जो है, 52 ग्रह जो है ये कुइपर बेल्ट में है मेरे भाई, ठीक है। कुइपर बेल्ट और क्षुद्र ग्रह बेल्ट, ठीक, क्षुद्र ग्रह बेल्ट अभी बताया ना। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ बताए थे? बृहस्पति और मंगल के बीच में, ठीक मेरे भाई। सौरमंडल के निर्माण के पुराने अवशेष हैं कुइपर बेल्ट में, ठीक है, पुराने अवशेष वही जो लगभग बताया भी, जो 52 ग्रह हैं, ठीक, उसे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। 5 बौने ग्रह सबसे पहले हम देखेंगे प्लूटो। जो प्लूटो है अपना, प्लूटो पहले ग्रह जो था, पहले जो ग्रह था, लेकिन 2006 की खगोलीय वैज्ञानिक जो बैठे, उनकी बैठक में डिस्कस किया गया कि ये ग्रह, इसे ग्रह ना कहकर इसे बौना ग्रह कहा जाए, बौना ग्रह प्लूटो, प्लूटो, ठीक मेरे भाई। प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, हुमा हो गया, मेक हो गया, ठीक। प्लूटो, ये 5 ग्रह हैं, 5 ग्रह हैं, 5 52 ग्रह हैं, ठीक, इनका नाम 52 ग्रह है, ठीक। प्लूटो, एरिस, हुमा, मेक याद करिएगा। प्लूटो, एरिस, हुमा, मेक एक बार फिर बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा मेरे भाई। प्लूटो, एरिस, हुमा, मेक प्लूटो, एरिस, हुमा, मेक, ठीक है। 5वां क्षुद्र ग्रह है सिरिस, जो कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सिरिस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। ये यहाँ पर स्लाइड हमारी खत्म होती है। आज का कंटेंट इतना ही था मेरे भाई, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी के से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है? मेरे भाई ये चीज आप देखिएगा, ये बृहस्पति ग्रह जो है, जो ऐड ऑन कर लीजिएगा नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ग्रेट रेड स्पॉट जो है, जो पृथ्वी से 2 गुना चौड़े, लगभग पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल हैं, उन्हें ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, ठीक मेरे भाई। ये कहाँ पाए जाते हैं? बृहस्पति पर, ठीक मेरे भाई। चलते हैं आगे की ओर। स्थलीय ग्रह से है बने हैं, स्थलीय ग्रह से बने हैं, बताइएगा। धातुओं और चट्टानों से अभी बात की ना। स्थलीय ग्रह जिस प्रकार से अपने पार्थिव ग्रह थे ना, वो सब स्थलीय ग्रह हैं, ठीक है। धातुओं, अपनी पृथ्वी ही देख लीजिए, अपनी पृथ्वी ही देख लीजिए मेरे भाई, पृथ्वी ही देख लीजिए किस प्रकार से बनी है परपट्टी पृथ्वी की, धातुओं और चट्टानों से, ठीक है मेरे भाई, धातुओं और चट्टानों से, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है लेकिन नाम नहीं पड़ा। ये देखिएगा, ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए प्लीज देखिएगा। हर चीज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से ला रहे हैं। देखो एसएससी सीपीओ में आया हुआ 2023 इवनिंग की शिफ्ट में, ठीक है। स्थलीय ग्रह बता दिया ना, चट्टानों और धातुओं से। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। चंद्रमा लगभग दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये चीज जो पृथ्वी का उपग्रह है मेरे भाई, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह है क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा मेरे भाई, क्या है? चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है एक चक्कर, पृथ्वी का एक चक्कर लगभग ये कितने दिनों में लगाती है? 27 दिन में, ठीक मेरे भाई। कितने दिनों में? 27 दिन। है ऑप्शन क्या? है ऑप्शन? हाँ भाई 27 ऑप्शन, सी ऑप्शन है, 27 दिन में। चलो आगे की ओर चलते हैं। ये भी देखिएगा, एसएससी एमटीएस में आया हुआ, एसएससी एमटीएस में आया हुआ मेरे भाई, हर एग्जाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस। अभी कराए हैं, पीछे कराए हैं ना, कॉस्मोस कहते हैं। अपने नोट्स में लिखा हुआ है मेरे भाई, कॉस्मोस ब्रह्मांड का दूसरा नाम है, ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड का दूसरा नाम दूसरा नाम दूसरा नाम कॉस्मोस। नोट्स में होगा ना भाई, अभी कराए हैं पीछे कॉस्मोस। ये चीज सीजीएल की है, कॉस्मोस सीजीएल में पूछा गया है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा सॉरी सीएचएल में, एसएससी सीएचएल में पूछा गया है। 2023 है, सेकंड शिफ्ट 10 मार्च की। ठीक मेरे भाई, ये देखो ये कॉस्मोस हो गया दूसरा नाम। ठीक, चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अभी बताए थे अरुण और वरुण, अरुण और वरुण सबसे ठंडे ग्रह हैं। यहाँ पर कौन सा हो सकता है बताइएगा जरा मेरे भाई। ये यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह बताए हैं, सबसे ठंडा ग्रह बताए मेरे भाई। ये भी एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, आगे क्या है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। अभी हम लोग बताए हैं मेरे भाई, निहारिका कल्पना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले जब ब्रह्मांड किया था, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये भी एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, देखिएगा हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिएगा सारे एग्जाम आज हमें लगता है एसएससी के ही हैं, एसएससी के ही हैं मेरे भाई। ये चीज जो हमारी जो सीरीज चल रही है, इसे आप सिर्फ यूपीएसआई और ग्रुप डी तक सीमित ना रखिएगा। ठीक है, एसएससी भी है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल जो भी है, जो भी जितने भी वनडे एग्जाम है, यहाँ तक कि कहें तो पीएससी भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक मेरे भाई, इतने भी वनडे एग्जाम है सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक, सिर्फ इसे यूपीएसआई और ग्रुप डी तक सीमित ना रखिएगा मेरे भाई। ठीक, एसएससी का भी इसी में है। ठीक, थंबनेल के हिसाब से आप ना समझिए, क्लास पूरी लीजिए मेरे भाई। ठीक, तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से इस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे भाई, किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये ओरायन। ठीक मेरे भाई, ठीक, चलते हैं आगे की ओर। ये भी किसमें, सीएचएल में आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। जी भाई, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, भोर का तू भोर का तारा है मेरे भाई। देखिएगा भोर का तारा किसे कहा जाता है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। किसे कहा जाता है, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है शुक्र, उसे ही भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक, मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करते हैं भाई बताइएगा। लगभग मंगल ग्रह है, हमने अभी बताया लगभग पृथ्वी के बराबर समय में। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के बराबर समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, लगभग एक दिन में। पृथ्वी भी लगभग एक दिन में। चलो, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, पृथ्वी की त्रिज्या क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखा है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में लिखा है। भाग 1 अगर आप देखेंगे या कहीं भी उठाकर देखिएगा, उसमें 6370 लिखी है। लगभग कहीं कहीं आपको 6371 भी लिखा मिल सकता है, 6371, और कहीं कहीं पर 6370। ये एनसीईआरटी में लिखा है मेरे भाई। कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, क्लास 11th, क्लास 11th पार्ट 1 में लिखा है। ठीक, हर चीज हम लोग करके ही आते हैं मेरे भाई, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं। हर चीज जो भी आपके लिए छांट छांट के चीजें लाते हैं, हर वो अच्छी चीज होगी इसमें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, ये एनसीईआरटी में लिखा है। लगभग इसके आसपास का जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा वही हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। क्या दिख रहा है इसमें, 6371 किलोमीटर, 6370 यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है और 6371 यहाँ लिखा है। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 6371 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे की ओर। सूर्य की
पृथ्वी से दूरी लगभग कितने मिनट में पहुंचती है? सूर्य जो प्रकाश है ना, वो सूर्य से पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, ये आपको बताना है मेरे भाई। कितने मिनट में बताइएगा जरा? लगभग 8 मिनट में। कितने मिनट में मेरे भाई? लगभग 8 मिनट में। 8 मिनट से कुछ ज्यादा समय लगता है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है हमारा 8। ठीक है, तो ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। ठीक है, इस 80 CSL में आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर, विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर, विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर, ये चीजें जो भी नोट्स में अगर बाई चांस ना हो तो यहाँ से, इसीलिए ये क्वेश्चन सौरमंडल से उठाकर सब यहाँ PYQ रख दिए हैं। ठीक है, वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। ये भी देखो CGL में आया हुआ है मेरे भाई। CGL में सोचिएगा, ऑफिसर बनने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चुंबकीय रूप से जो भी आवेशित कण हैं वो फंसे हुए हैं। ठीक, ऊर्जावान आवेशित कणों को विशाल समूह को क्या कहते हैं? जो भी कण फंसे हुए हैं उनके विशाल समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई? वैन एलन। ये पूरा एक इसे थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं मेरे भाई। इसे थ्योरी बनाकर भी, ये क्वेश्चन है ना, इसे थ्योरी बनाकर लिख दीजिए, ये पूरा लिख दीजिएगा और इसे वैन एलन आगे कर लीजिएगा। प्लीज इसे थ्योरी में ऐड ऑन कर लीजिएगा। अगर हमारे पीछे नोट्स में नहीं है ना तो इसे जरूर ऐड ऑन करिएगा। ठीक है, वैन एलन। चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है? 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच लगभग दिनों की अवधि होती है। 2 क्रमागत, आपने सुना होगा 2 क्रमागत अमावस्या लगभग कहा जाता है 15 दिन के अंतराल में अमावस्या होती है। 15 दिन के लगभग कहा जाता है, 15 दिन के अंतराल में अमावस्या होती है। तो यहाँ पर क्या 15-15 30 हुआ? 15-15 30, उसके लगभग आसपास का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन, 29.5। ठीक है, SSC CPO का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायवीय ग्रह है? यूरेनस। वायवीय, जहाँ गैसें ज्यादा गैसें हैं भाई, ज्यादा गैसों से बना है यूरेनस। वायवीय ग्रह कौन सा है? यूरेनस, अरुण। ठीक मेरे भाई, अरुण। ठीक है, अरुण, हिंदी में अरुण कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं? बताइएगा जरा, कितने मिनट लगते हैं मेरे भाई? लगभग 1.5 घंटा मानिएगा आप। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में लगभग 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे में कितने मिनट बनेंगे आप सोच लीजिएगा। लगभग 1.5 घंटे 60 और प्लस 30, लगभग 90 से 93 मिनट। 90 से 60 प्लस 30, आधा 1 घंटा प्लस आधा घंटा, 1.5 घंटा हो गया मेरे भाई। चलते, ये कहाँ पूछा गया? CHL में। ठीक है मेरे भाई। ये गैलीलियो गैलीली, ये क्या है? दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के चारों ओर उपग्रह है। चलो कर लेते हैं इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1610 ईस्वी के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से, गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक भी तो कहा जाता है इनको। ठीक है मेरे भाई, अपने आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान, बृहस्पति के भी तो उपग्रह हैं। ठीक है, ये SSC CGL में आया हुआ है मेरे भाई 2022 में 4th शिफ्ट में। ठीक है, गैलीलियो इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं मेरे भाई आगे की ओर। बस इतने ही क्वेश्चन आज हम लोगों ने थ्योरी प्लस 16 क्वेश्चन PYQ देखे।
मेरे भाई जो भी क्वेश्चन की थ्योरी पीछे ना हो, क्वेश्चन से प्लीज नोट करिएगा, प्लीज क्वेश्चन जरूर करिएगा, लेक्चर पूरा कंप्लीट करिएगा मेरे भाई, बीच में स्किप ना करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेक्चर देखने के बाद प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई।